बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट यूनिट 3 आपकी स्टार्ट हो रही है, जिसका नाम है मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टैक्सोनॉमी। पादप वर्गीकी के अंदर पाए जाने वाले आधुनिक उपागम। यहाँ हम देखते हैं कि प्लांट टैक्सोनॉमी में अंदर हमने पढ़ा था अल्फ़ा और बीटा टैक्सोनॉमी और प्लांट का क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने एंगलर और प्लांटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा और बैंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन को हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि जो प्लांट टैक्सोनॉमी में जो न्यू ट्रेंड्स है या मॉडर्न ट्रेंड्स है, उसके अंदर किस तरह से उनका उपयोग करके या उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका उपयोग करके हम क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है या प्लांट के आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको किस तरह से इम्प्रूव करते हैं या क्लासिफिकेशन को और किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, और बॉटनी की या जो साइंस की जो अलग अलग ब्रांचेस होती है उसका हम किस तरह से उससे प्राप्त नॉलेज का उपयोग हम प्लांट की एफिनिटीज़ यानी उसकी दूसरे प्लांट से पाई जाने वाली बंधुता और उससे जो डिसिमिलरिटी यानी उससे प्लांट से दूसरे प्लांट में पाई जाने वाली असमानता के बारे में हम इसमें इस टैक्सोनॉमी के अंदर हम विस्तृत रूप से जान पाते हैं, और जिसके कारण जो प्लांट है उसका क्लासिफिकेशन और उसका आइडेंटिफिकेशन काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहाँ हम देखें, सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन के अंदर देखते हैं। जो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर जो अल्फ़ा और ओमेगा टैक्सोनॉमी में हमने जाना कि जो क्लासिफिकेशन की जो पुरानी टेक्निक्स थी उसके अंदर प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि उसकी बाह्य आकारीय लक्षणों के आधार पर उसको फ्लावरिंग पैटर्न्स के आधार पर भी उसको क्लासिफाई किया जाता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप्स और इनका डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ पर जो अदर टेक्निक्स का डेवलपमेंट होने पर प्लांट की जो क्लासिफिकेशन से में जो बायोलॉजी है उससे रिलेटेड अदर ब्रांचेस थी, उसकी जो अलग अलग शाखाओं से प्राप्त जो इन्फॉर्मेशन था उसका भी यूज़ जो है वो प्लांट क्लासिफिकेशन में किया जाने लगा। और इसी आधार पर प्लांट की जो जाति वृत्ति यानी फाइलोजेनी के आधार पर प्लांट के अंदर जो अदर साइंस की जो ब्रांचेस थी, जैसे कोशिका विज्ञान जिसे साइटोलॉजी कहा जाता है, आनुवांशिकी जिसे जेनेटिक्स कहा जाता है, और रसायनिक विज्ञान की यानी फाइटोकेमिस्ट्री, इसके अलावा सांख्यिकी, भ्रूण विज्ञान की एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोमेट्री का भी इसके अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर प्लांट के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस इंटरनल पाई जाती है उसके अंदर ज़्यादातर एनाटॉमिकल स्टडी की जाती है, और एनाटॉमिकल स्टडी के अंदर प्लांट्स के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। पाई जाने वाली इन माइक्रो स्ट्रक्चर्स को स्टडी की, और आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये स्टडी जो है वो आसान हो गई है। इस आधार पर हम प्लांट के जो उसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, उसके एडवांस कैरेक्टर्स पर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली जो वेरिएशंस होती है जो उसके फैमिलीज या उसको जीनस में डिवाइड करती है, तो उसके वेरिएशंस को उसको आधार पर उसको उसके अंदर रखा जाता है, शामिल किया जा सकता है, या उसको फैमिलीज़ या उस ग्रुप्स या उस ऑर्डर से उसको निकाल दिया जाता है। तो इन आइडेंटिफिकेशन के आधार पर हमें क्लासिफिकेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, और क्लासिफिकेशन जो है वो प्लांट के अंदर बहुत इजी हो जाता है। तो जो कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर विज्ञान यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में जानकारी के बहुत जो सोर्सेस होते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि किन सोर्सेस का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो गुणसूत्रों की संख्या यानी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितनी होती है, उनका फंक्शन क्या है, उनकी साइज़ और शेप कैसी होती है, और उनका जीन विनिमय के आधार पर उनका बिहेवियर कैसा होता है। बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, उन फैक्ट्स का उपयोग, उन तथ्यों का उपयोग जो है प्लांट्स की बंधुता यानी एफिनिटीज़ को प्रदर्शित करने में उपयोग में आता है। और इसी जो है अंक गणितीय सहबंधुता या अर्थमेटिक
रिलेशंस भी इसको कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें हम यहाँ पर, जैसे एग्जांपल है हर्बेरिया। अब्राहम ने 1950 के अंदर जैसे इसके लिए यूज़ किया कि उन्होंने जो पाइपर जीनस वंश में पाए जाने वाले जो हैप्लॉइड्स, क्रोमोसोम हैप्लॉइड्स गुणसूत्रों की अगुणित संख्या, जैसे n = 26 है, तो इसके गुणनफल के रूप में यानी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको ये अदर स्पेसिस के अंदर पाई जाती है। तो इस कैरेक्टर को यूज़ हमने प्लांट की क्लासिफिकेशन के लिए किया। जैसे हम देखें तो पाइपर नाइग्राम है, उसके अंदर 2n = 52 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं। पाइपर बैटल के अंदर 2n = 78। पाइपर वाइल्ड जो स्पीसीज होती है, वन्यजीव जो स्पीसीज होती है, उसके अंदर 2n = 104 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक प्रकार की बहुगुणता यानी पॉलीप्लॉइड सीरीज़ है जो कि फर्न्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर प्रेजेंस होती है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर ये या एंजियोस्पर्म के अंदर ये बहुत कम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इस प्रकार कोशिका अध्ययन में हमने जो सेल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की, उसके अंदर डीएनए, उसकी नेचर, और इसके अलावा सैटेलाइट डीएनए जिसे सैट डीएनए भी कहा जाता है, और प्लांट्स का जीनोम एनालिसिस, किसी भी प्लांट का पूरा उसका डीएनए एनालिसिस किया जा सकता है। उसका यूज़ करके प्लांट को टैक्सास को डिसाइड करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखें कि प्लांट की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके अंदर किस तरह की स्टडी की जाती है और उसका उपयोग किस तरह से क्लासिफिकेशन के अंदर किया जाता है। तो हम यहाँ देखें तो सबसे पहले यहाँ पर पाए जाते हैं फ्लोएम प्लास्टिड, जिसे लवक कहते हैं। और लवक जो है प्लांट के अंदर पाई जाने वाली ऑटोनॉमस बॉडी होती है जो कि खुद का रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन करके रेप्लिकेशन करने की क्षमता जिनके अंदर होती है। तो यहाँ हम देखें कि जो प्लास्टिड होते हैं उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये प्लांट के फ्लावर ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स को प्रेजेंट्स करते हैं। इसी कारण जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग कलर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके पर जो रिसर्च की थी वो है बहंके ने 1976 के अंदर इसके अंदर उन्होंने रिसर्च की थी। और रिसर्च करने के बाद उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ऑर्डर जैसे कैरियोफाइलेसी के मेंबर्स में उन्होंने ये पाए जाने वाले जो फ्लोएम होते हैं उनमें पाई जाने वाली फ्लोएम का जो 4 पार्ट्स होते हैं उसके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर्स है, और सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होती है। तो यहाँ पर जो स्टडी की जा रही है वो है फ्लोएम में पाई जाने वाली चालिनी नलिकाएँ। तो ये फ्लोएम जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें पाई जाने वाली जो चालिनी नलिकाएँ यानी सीव ट्यूब्स होते हैं उसमें 2 प्रकार की प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर थी। और उन्हीं प्लास्टिड जो 2 टाइप के प्लास्टिड पाए जाते हैं तो यहाँ पर उनको अलग अलग नाम से उन्होंने संबोधित किया। सबसे पहले पी प्लास्टिड, जिसके अंदर जो है वो प्रोटीन स्टोरेज होता है। ठीक है, दूसरा है एस प्लास्टिड, जिसके अंदर प्रोटीन जो है वो स्टोरेज फॉर्म में नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार जो कैरेक्टर्स पे आधारित जो कैरियोफिलेसी के अंदर जो प्रोटीन्स पाई गई थी उसको इन फैमिलीज़ के अंदर फिक्स कर दिया गया। जिन फैमिलीज़ के अंदर इस तरह की प्रोटीन प्रेजेंट्स पाई गई थी, तो यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर से ही या इंटरनल स्ट्रक्चर की जो डीप स्ट्रक्चर की गई थी संरचना का जाना गया था, उसके बाद ही इस तरह से क्लासिफिकेशन में उसका उपयोग किया गया। तो हम यहाँ देखें तो फिक्स पोजीशन पे रखा जा सकता है। जैसे एंजियोस्पर्म में प्लांट के अंदर जिन प्लांट्स के अंदर फ्लोएम प्रोटीन प्रेजेंट्स होती हैं ऐसे लगभग 6 प्लांट्स हैं। 6 प्लांट टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। ताकि यहाँ पे देखें इन टाइम में टाइप वन P1 जिसको यहाँ पर बोला है फ्लोएम प्लास्टिड इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। ठीक है, तो वो P1 है। तो प्लास्टिड कौन सा है? ये लॉरेंस और मैग्नोलियल्स के अंदर ये प्रेजेंट्स होते हैं। और किस फॉर्म में प्रेजेंट्स होता है? ये फिलामेंटस यानी तरकु रूप में
ये उसके अंदर पाया जाता है। अब हम देखें तो पी सेकंड है, ये किसके अंदर पाया जाता है? ये मोनोकोटिलेडन्स यानी एक बीजपत्रीय पादप के अंदर इस तरह की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। तो ये क्यूनेट यानी फनाकार रूप में ये पाए जाते हैं। फिर है P3 फ्लोएम प्लास्टिड। P3 ये कैरियोफाइलेसी जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसी तरह P4 जो है वो लेग्यूमिनेसी फैमिलीज़ के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं और ये इनकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुगुणी होती है, यानी पॉलीगोनल स्ट्रक्चर इनके अंदर प्रेजेंट्स होती है। पांचवें प्रकार का जो प्रोटीन पाया जाता है फ्लोएम प्रोटीन, वो है जिस फैमिली के अंदर पाया जाता है वो है राइजोफोरेसी। राइजोफोरेसी इसके अलावा एरिकेल्स जो है उसके अंदर इस तरह का प्रोटीन प्रेजेंट्स होते हैं और वो प्रोटीन जो होते हैं वो लार्ज साइज़ और शेप में होते हैं, जिनका आकार बड़ा होता है। फिर छठे प्रकार के जो प्रोटीन प्रेजेंट्स होते हैं वो बिक्सेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं और ये जो है वो सर्कुलर फॉर्म के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने फ्लोएम के जो पार्ट होते हैं, जैसे वैस्कुलर बंडल जो होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये प्लांट का इंटरनल पार्ट है और जिसके अंदर पाई जाने वाली जो फ्लोएम है उसके अंदर सीव ट्यूब्स जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो प्लास्टिड पाया जाता है वो किस तरह का प्लास्टिड होता है। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर ही हमने इस स्ट्रक्चर को जाना है और ये कैरियोफाइलेसी मेंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम अगला स्ट्रक्चर लेते हैं यहाँ पर फ्लोएम प्रोटीन बी में, जिसके ये जो फ्लोएम प्रोटीन होते हैं, पहले हमने लिया है फ्लोएम प्लास्टिड। ठीक है, अब देखिए दूसरा कैरेक्टर हमने लिया है फ्लोएम प्रोटीन। ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, जो आवृत्तिबीजी पादप होते हैं, उसके अंदर फ्लोएम प्रोटीन जो होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज़ जो होते हैं उसके अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट्स होते हैं जिन्हें कि फ्लोएम प्रोटीन कहा जाता है। जैसे लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती हैं उसके अंदर ये फ्लोएम प्रोटीन जो होते हैं वो स्पाइंडल शेप में होते हैं, जबकि अर्टिकेल्स और मालवेल्स के अंदर ये जो ऑर्डर्स होते हैं अर्टिकेल्स और मालवेल्स, जब एल शब्द लगता है तो ऑर्डर होता है, जब ऐसी शब्द लगता है तो वो फैमिली होती है। तो उसके अंदर ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं फ्लोएम प्रोटीन। इसी तरह ये अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखें हम, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखा, अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखें तो यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये सिस्टर्नी जो होती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये भाग हैं, सिस्टर्नी इसका भाग है और इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। तो ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो सिस्टर्नी की जो साइज़ और शेप होती है वो क्लासिफिकेशन में उसका यूज़ किया जाता है। प्लांट में पाई जाने वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट होता है सिस्टर्नी, उसकी साइज़ और शेप का यूज़ प्लांट के क्लासिफिकेशन में आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ऑर्डर देखिए, जैसे कैपरेल्स की जो फैमिली होती है कैप्रिडेसी, और इसके अलावा जो ब्रेसिकेसी फैमिलीज़ की जो रूट सेल्स होती है उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी प्रेजेंट्स होती हैं वो बहुत ही ब्रॉड यानी चौड़ी होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाने वाली जो पार्ट होता है सिस्टर्नी, उसका प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। इससे पहले हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोएम प्लास्टिड के कैरेक्टर को देखा, फिर फ्लोएम प्रोटीन को देखा और अब तीसरे भाग को हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा। अब प्लांट के जो सेल के अंदर पाया जाता है सेकेंड पार्ट, उसके अंदर हम देखते हैं तब तो सेकेंड पार्ट होता है क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमोसोम है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। आनुवंशिक सूचनाओं के अंदर इसके ऊपर जीन्स और डीएनए के रूप में ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स जो है कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करते हैं। अतः ये प्लांट स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी संख्या में उपस्थित हैं, उनका साइज़ और शेप और
इसके अलावा यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। और इसके अलावा जैसे हमने इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है, जैसे पॉलीप्लॉइडी, तो वेरिएशंस क्लासिफिकेशन में काफ़ी सहायक होती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम से रिलेटेड इन सब चीज़ों को हम प्लांट की वेरिएशंस या उसकी क्लासिफिकेशन में हम इसका उपयोग करते हैं। और इसका जब यूज़ फाइलोजेनिक इसकी इम्पॉर्टेंट होती है। फाइलोजेनिक इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो जेनेटिक पार्ट का एक हिस्सा है और ये प्लांट के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो इस कारण ये जाति वृत्ति या फाइलोजेनेटिक इम्पोर्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे क्रोमोसोम के कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है उसका हम यहाँ पर इसके उपयोग देखते हैं। तो प्लांट की जो स्पीसीज होती है उसके अंदर फिक्स क्रोमोसोम्स नंबर प्रेजेंट होते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स की जो फैमिली है उसमें सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। एस्ट्रेसी फैमिली में n=2 गुणसूत्र, सबसे कम गुणसूत्र जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स फैमिली के अंदर पाया जाता है वो एस्ट्रेसी फैमिली में पाया जाता है। और इसका जो एग्जांपल है हैप्लोपेपस ग्रैसिलिस में ये प्रेजेंट होते हैं n=2। अब इसका सबसे ज़्यादा देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस फैमिलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पोएसी फैमिली जो होते हैं उसके अंदर n=732 732 जो है वो गुणसूत्र हैप्लोइड नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और उसका एग्जांपल आप देख सकते हो बोवा लिटोरा के अंदर ये इस तरह का क्रोमोसोम्स नंबर प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं उसके आधार पर इसको फैमिलीज़ की स्टडी की जाती है और उसको क्लासिफिकेशन में उसकी मदद की जाती है। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम, तो ये है पोएनीसी जिसके अंदर n ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 5, रेनिनक्यूलेसी फैमिली में n 7, लिम्नेथीसी फैमिली के अंदर n=5, प्लेंटेगिनेल्स के अंदर n=5, रोसिडे के अंदर n=5 और कैरियोफिलिडी के अंदर n=14। इसी तरह यहाँ पर फ्रैंकेनिएसी फैमिली के अंदर n=5, कैलिटिकेसी के अंदर n=5, डाइपेंसियल्स के अंदर n=6, इरिकेल्स के अंदर n=6 और कैक्टेसी के अंदर n=11। इस तरह से फैमिली के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ देखा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्लांट्स के अंदर ये क्लासिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं हमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स जो होता है वो क्रोमोसोम्स के अंदर पॉलीप्लॉइडी। तो प्लांट स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम्स की जो नंबर्स होते हैं वो 2n, 3n, 4n है ना, द्विगुणित, त्रिगुणित और चतुर्गुणित या पंचगुणित रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसी अवस्था को जब क्रोमोसोम्स के सेट जो हैं वो डबल, ट्रिपल और 4n टाइप में प्रेजेंट होते हैं, उस अवस्था को हम पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणित अवस्था कहते हैं। तो इसका एग्जांपल सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में दिखा था, तो यही एग्जांपल हम वापस यूज़ करते हैं। जैसे पाइपर नाइग्राम n=26 क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पाइपर नाइग्राम के अंदर 2n=52। इसी तरह पाइपर बीटल के अंदर 2n=78, वाइल्ड स्पीस के अंदर 2n=104 क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको क्लासीफाई करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे हम क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की जो संरचना है उसका उपयोग हम क्लासिफिकेशन या उसके प्लांट्स की एफिनिटीज़ और डिससिमिलरिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो क्रोमोसोम्स के जो हैप्लोइड्स सेट को हम यहाँ पर जीनोम कहते हैं उसका, और इस जीनोम के ही विभिन्न प्रकार के चित्र प्राप्त किए जाते हैं जिसे कैरियोटाइप या आइडियोग्राम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तख्तजान थे उन्होंने प्लांट निलंबो में क्रोमोसोमल मैपिंग के आधार पर प्लांट फैमिलीज़ को निलंबेसी फैमिली के अंदर निलंबो प्लांट को रखा।
इसी तरह अगेव को पहले इन्होंने एमेरिलिडेसी के अंदर रखा था और यक्का को इन्होंने सबसे पहले लिलिएसी के अंदर रखा था, लेकिन बाद में इन्होंने क्रोमोसोमल स्टडी की और इन्हीं प्लांट के कैरियोटाइप्स इन्होंने प्राप्त किए। और जब इनके कैरियोटाइप्स या आइडियोग्राम्स जिन्होंने प्राप्त किए तो इन्होंने देखा कि इन प्लांट्स के अंदर, दोनों प्लांट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 5 क्रोमोसोम जो होते हैं वो तो लार्ज होते हैं और जबकि 25 क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं दोनों ही में। इस कारण इन्होंने इन दोनों ही फैमिली से इनको निकाल कर प्लांट को एक अलग फैमिली के अंदर रख लिया। आइडियोग्राम के आधार पर दोनों ही प्लांट को उन्होंने अगेवेसी फैमिली के अंदर रखा। इस प्रकार यहाँ पर ये प्लांट की आइडेंटिफिकेशन में इन्होंने हेल्प किया, क्रोमोसोम की मैपिंग और क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स ने। ठीक है, अब जो हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्रोमोसोम का ही देखते हैं। क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है, जैसे अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जब होमोलोगस पेयरिंग होती है गुणसूत्रों के अंदर, सिनेप्सिस बनते हैं और कियास्मेटा फॉर्मेशन होता है और गुणसूत्रों के अंदर जो है एक मेल और एक फीमेल क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग करते हैं और इस प्रकार इन पेयरिंग के आधार पर इसको समझा जा सकता है कि ये पेयरिंग्स प्लांट्स के अंदर किस तरह से पाई जाती है और इसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन में ये पेयरिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट जो हमारा अगला इसके अंदर हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वो डीएनए। तो अब हम यहाँ देखें जो न्यूक्लियर डीएनए होते हैं उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसे सीपीडीएनए भी कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे एमसीडीएनए कहा जाता है और सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है जिसे सैट डीएनए कहा जाता है। इसके अलावा डीएनए के अंदर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पार्ट भी प्रेजेंट होता है और जिसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम डीएनए के आधार पर भी प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन्स के प्राप्त होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 × 10⁸ से लेकर 10⁻11 बेस पेयर तक प्लांट्स के अंदर आइडेंटिफाई होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्लांट की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो उसका उपयोग भी इसके अंदर होता है। जबकि इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसके अंदर जीन प्रेजेंट्स होते हैं, केवल फीमेल पार्ट्स या फीमेल गैमेट से ही प्राप्त होते हैं। तो इस एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे पालक है जिसे स्पेनिया ओलेरेसिया कहते हैं या लाइथ्रस ओडोरेस्टस में भी माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड उसके जो बेस पेयर होते हैं उसकी लेंथ जो होती है वो मॉलिक्यूलर डीएनए के वेट के अकॉर्डिंग और उसका जो वेट होता है उसका इम्पोर्टेंस जो होती है वो क्रोमोसोम सीपीडीएनए का भी यूज़ प्लांट के आइडेंटिफिकेशंस के लिए किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए सीपीडीएनए का यूज़ आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है जैसे जेनेटिक एंड क्लासिफिकेशन, आनुवंशिकी और वर्गीकरण, दोनों में इस कॉन्सेप्ट में हम देखें तो जो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जैसे यूफोर्बिया है, कैक्टस है, इसके अंदर स्पेशल जेनेटिकल डिफरेंस इसके अंदर पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइटोलॉजी के अंदर, जैसे अभी हमने जो जितने भी कैरेक्टर्स पढ़े हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर हमने पूरा साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान से संबंधित इंटरनल स्ट्रक्चर का उपयोग हमने क्लासिफिकेशन में किया है और कोशिका विज्ञान से संबंधित सेल की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जैसे उसके अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट्स होती है, सेल के अंदर ही हमने देखा कि किस तरह जो इंटरनल होते हैं जैसे वैस्कुलर बंडल्स हैं तो फ्लोएम के अंदर किस तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट्स होती हैं और इसके अलावा प्लास्टिड्स जो है वो किस तरह से हमने यहाँ देखा ना, प्लास्ट जो है तो उसके अंदर प्लास्टिड जो है वो किस तरह से क्लासिफिकेशन में हेल्प होता है। तो इसी तरह यहाँ पर हमने फिर क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स देखा, उसके नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के आधार पर किस तरह से हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्रोमोसोम के बिहेवियर को। इसका इस तरह से हम यहाँ देखा कि जब
हमने प्लांट की अदर साइंस की अलग, विज्ञान की अलग अलग शाखाओं का उपयोग और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का उपयोग और उससे प्राप्त जो इन्फॉर्मेशन है उसका उपयोग हम क्लासिफिकेशन में करते हैं। तो क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हमको देखने को मिलती है। कुछ ऑर्डर्स जो बहुत दूर होते हैं वो नज़दीक हो जाते हैं, और जब कुछ जो ऑर्डर्स जो होते हैं वो बहुत जो नज़दीक होते हुए भी बहुत आइडेंटिफिकेशन के आधार पर बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो इस तरह की वेरिएशन हमें क्लासिफिकेशन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरनल स्टडी है वो हमें क्लासिफिकेशन में प्लांट के फाइलोजेनेटिक आधार पर प्लांट के को हमें क्लासिफाइड करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है।